हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित यादव और आज अपन ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या निकालना है, अपन को पॉइंट ग्रुप बताना है। पॉइंट ग्रुप वो भी किसका, BF3 का। तो BF3 का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, देखो BF3 ट्राइगोनल प्लेनर होता है स्ट्रक्चर BF3 का। ठीक है, तो देखो इसमें से 3 C2 प्रेजेंट है और एक C3 प्रेजेंट है यहां से। ठीक है, तो देखो C3 प्रेजेंट है, C3 प्रेजेंट है और प्लस 3 C2 प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, प्लस सिग्मा भी प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है ना, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, जिसमें एक से ज्यादा C2 प्रेजेंट होती है उसमें को अपन क्या बोलते हैं, डी से स्टार्ट करते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन। और कितने 3 है। ठीक है, मैक्सिमम उसकी कितनी एक्सिस है और H तो है ही क्योंकि सिग्मा H मोलिकुलर प्लेन प्रेजेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर बी। ठीक है, बी हो जाएगा तुम्हारे इसका आंसर। D3H BF3 का पॉइंट ग्रुप होता है। ये देखो फ्री नाइट्रेट आयन का पॉइंट ग्रुप पूछा है यहाँ से, पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑफ फ्री नाइट्रेट। फ्री नाइट्रेट मतलब तुम्हारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, फ्री नाइट्रेट कुछ ऐसा बना दो इसको। ठीक है, ये वैसे ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये किसकी तरह, ये BF3 की तरह ही तो दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है भाई, BF3 की तरह ही है। तो इसका पॉइंट ग्रुप भी क्या हो जाएगा, सेम D3H। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब देखो तो इसमें मैच द फॉलोइंग खेलना है। ठीक है, अब ध्यान दो, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, एक्लिप्स जो फेरोसिन होती है उसकी होती है क्या, D5H। देखो अगर तुम्हें यहां पे स्टैगर्ड दे देते ना, स्टैगर्ड फेरोसिन दे देते ना, तो तुम बोलते D5D। क्या बोलते D5D। ठीक है ना, यहाँ के एक्लिप्स दे रखी है तो तुम्हारी क्या होगी, D5H होती है। ये चीज याद रखना हमेशा। ठीक है, एक्लिप्स और स्टैगर्ड फेरोसिन में क्या डिफरेंस होता है, एक्लिप्स की क्या होती है D5H और स्टैगर्ड की क्या होती है D5D। ठीक है ना, अब देखो सेकंड पे ध्यान दो, यहां पे इसको देखो तुम, ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स दे रखा है और देखो क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स में क्या है, ये D3 है, ये D3 है। और D3 में क्या, देखो जॉन टेलर वर्ग का कुछ नहीं होता। ठीक है ना, D3 में नहीं होगा जॉन टेलर, तो ये क्या हो गया, एक ऑक्टाहेड्रल। 6 लिगेंड जुड़े हैं तो ऑक्टाहेड्रल हो गया प्योर। ठीक है, अब ध्यान दो इस पे Fe2CO9। ठीक है ना, एक बच गया अपन। अब देखो पहले इन दो ऑप्शन को मैच कर दो, P का क्या है 3, P का 3। ठीक है, और R का क्या है 5, P का 3 R का 5। तो ये ऐसे दो ही ऑप्शन मिल रहा है तुम्हारा। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। और देखो Q का क्या आएगा सेकंड, D3H आएगा, Fe2CO9 का D3H होता है। ठीक है ना, फोर्थ क्वेश्चन पे चलो। अब क्या पूछा है तुमसे, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पूछे हैं वाटर के अंदर। ठीक है ना, वाटर के अंदर मोड्स पूछे हैं, टोटल मोड्स कितने होते हैं। देखो पॉइंट ग्रुप क्या होता है वाटर का, C2V। C2V में टोटल मोड्स कितने होते हैं, 3A1 प्लस A2 प्लस 3B1 प्लस 2B2। ठीक है ना, ये होती है तुम्हारी टोटल मोड्स होती हैं वाटर के अंदर। क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ मोड्स होती हैं वाटर में ये। ठीक है, इसमें से तुम्हारी कुछ ट्रांसलेशनल होती हैं, कुछ वाइब्रेशनल होती हैं और कुछ रोटेशनल होती हैं। ठीक है ना, ये होती है तुमसे पूछी क्या है, वाइब्रेशनल होती है तुम्हारी A1 प्लस B1 प्लस B2। ये 3 ट्रांसलेशनल मोड पाई जाती है। और रोटेशनल कितनी पाई जाती है, 3 ही रोटेशनल होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएंगी रोटेशनल, ध्यान देना, A2 प्लस B1 प्लस B2, ये होती है तुम्हारी रोटेशनल। ठीक है, अब इन दोनों में से टोटल मोड्स में से माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कितनी हो जाएगी, A1 प्लस 2B1 प्लस 2B2, ये माइनस करोगे तुम्हें B2 गया। ठीक है, एक B1 बच गया, तो क्या हो गए 2A1। ठीक है, 2A1 प्लस और क्या बच गया B1। ठीक है, और A2 तो वैसे चला ही गया, तो तुम्हारे पास बच क्या गया 2A1 B1 बच गए। ठीक है ना, तो इसमें देख लो 2A1 B1 किस में है। ठीक है, ये है। और वाटर के अंदर क्या पूछा है,
द नंबर एंड सिमेट्री ऑफ नॉर्मल मोड्स। नंबर कैसे निकालोगे तुम, वाइब्रेशनल मोड कैसे निकालते हो, 3n-6, n इज द नंबर ऑफ एटम, तो 3 × 3 - 6 तो 9 - 6 कितने आ गए 3, ठीक है। तो ये तुम्हारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या इतने होते हैं 2a1 b1 होती है वाइब्रेशनल मोड्स वाटर के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चल रहे हैं अपन, ठीक है, नेक्स्ट पे ध्यान देना। अब ध्यान दो 5th क्वेश्चन पे, साइन 1SHA - 1HSB वाटर के अंदर इरिड्यूस किससे बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती है तुम्हारे B1 से, ठीक है। 6 ध्यान दो, द मोलिक्यूल हैज टू फोल्ड एक्सिस, मतलब C2 प्रेजेंट है, एंड ए मिरर प्लेन प्रेजेंट है, मतलब C2 है प्लस सिग्मा है, परपेंडिकुलर वो भी, ठीक है, ठीक है। तो ये किसकी तरह है, इसमें इसका मतलब क्या है, ये S है इसके अंदर, ठीक है, इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन, इसके मतलब इसके अंदर पक्का एक इन्वर्जन सेंटर तो प्रेजेंट होगा ही होगा। जब भी तुम्हें इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन दिखे या फिर तुम्हें कह दें कोई भी C2 परपेंडिकुलर टू सिग्मा, तब तुम्हें पता होना चाहिए क्या इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होगी, उसके प्रेजेंस होने की वजह से उसके अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। BF3 के अंदर देखो, BF3 का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, D3H अभी पढ़ा अपन ने, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, C3 प्लस 3C2 प्लस 3 सिग्मा B प्लस, और क्या होता है इसके अंदर, सिग्मा V हो गया और एक सिग्मा H, ठीक है ना। ये 4 चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब देख लो किसमें, ए ऑप्शन में है सारी चीजें, करेक्ट हो गया ये ऑप्शन, ठीक है। अब ध्यान दो 8th 9th 10th क्वेश्चन पे, ट्रांस 1,2 डाइफ्लोरोइथाइलिन, मतलब कि तुम्हें दे रखा है ट्रांस इथाइलिन, ठीक है, ट्रांस है मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन ट्रांसपोजिशन पे अटैच है, ठीक है, ये दे रखा है। 2 फोल्डेड एक्सेस ऑफ रोटेशन, मतलब C2 प्रेजेंट है ओ एंड ए सिमेट्रिकल प्लेन प्रेजेंट, परपेंडिकुलर प्लेन प्रेजेंट है, ठीक है, टू द रोटेशनल एक्सिस, ठीक है, और इन्वर्जन सेंटर वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता लग ही रहा होगा, क्या पता लग रहा है, ये प्रेजेंट है मतलब S भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो क्वेश्चन पे क्या पूछा है तुमसे, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिमेट्री ऑपरेशन, अलग अलग सिमेट्री ऑपरेशन कितने हैं इसके अंदर, ये पूछ रहा है तुमसे। अब ध्यान दो कि कौन कौन है, एक तो C2 हो गया, एक सिग्मा हो गया, एक इन्वर्जन सेंटर हो गया, S हो गया, तो टोटल 4 हो गए ना सिमेट्री ऑपरेशन डिफरेंट, ठीक है। यहाँ देखो नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितनी हो गई, अब देखो ये 4 हो गई, तो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी कितनी होंगी तुम्हारी, 4 ही आएंगे इसके अंदर, ठीक है ना, याद रखना इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या आएंगी, 4 आएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इफ 2 हाइड्रोजन ऑफ द अबव मोलिक्यूल आर रिप्लेस बाय फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस करवा दिया, ठीक है। द पॉइंट ग्रुप ऑफ द रिजल्टेंट, पॉइंट ग्रुप क्या होगा, ये किसकी तरह हो गया तुम्हारा D2H की तरह हो गया, ठीक है ना, D2H हो गया, क्यों, क्योंकि अब इसके अंदर C2 भी प्रेजेंट है, ये C2 बहुत सारी C2 प्रेजेंट है, यहाँ से भी 4 C2, ठीक है ना, और इसके अंदर फिर क्या हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगी D2H, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चल रहे हैं अपन अब 11th पे ध्यान दो, NSF मतलब कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास, 3 फ्लोरीन अटैच है, तो इसको सिंपल फॉर्म में देखो, ये अमोनिया की तरह ही तो है, 3 हाइड्रोजन अटैच, अमोनिया पॉइंट ग्रुप क्या होता है C3 तो सिंपल C3 पॉइंट ग्रुप हो गया इसका, ठीक है। 12th पे चल रहे हैं भाई अपन अब, ध्यान देना 12th क्वेश्चन में, टेट्राहेड्रल के अंदर पता अपन को H की वैल्यू क्या होती है, ऑर्डर क्या होते हैं 24, 5 क्लास होती है उसके अंदर, ठीक है। गिवन दैट, देखो सबसे पहले टेट्राहेड्रल का याद कर लो तुम, क्या याद करना है, उसके सिमेट्री ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो क्या है देखना है तुम्हें, क्या होती है, देखो आइडेंटिटी प्रेजेंट होती है, 8 C3 होती है और 3 C2 होती है प्लस 6S4 प्लस 6 सिग्मा D प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल के अंदर। तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछ रहा है ये तो याद ही रखना है उस टेट्राहेड्रल का, और क्या याद रखना है टेट्राहेड्रल में कि 24 एलिमेंट होते हैं और 5 क्लास होती हैं, ठीक है ना, ये चीज क्लियर हुई। इसके क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा तुमसे, 3 डायमेंशन कितनी है,
2 हैं, तो 1 डायमेंशन पूछा है कितनी होंगी। तो ध्यान रखो अच्छे से, क्या होती है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जब लिखते हैं अपन तब लिखते हैं अपन a1 प्लस a2 प्लस e प्लस t1 प्लस t2, जब टेट्राहेड्रल की लिखते हैं अपन, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, ये तो क्या हो गए 1 डायमेंशन हो गए। जो a होता है वो 1 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर, e किसको 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और t किसको करता है 3 डायमेंशन को। तो तुम्हें ये तो दे रखा है कि ये 3 डायमेंशन है, तो तुम्हें याद होना चाहिए ये 2 तो हो गए 3 डायमेंशन, ठीक है। पूछा क्या 1 डायमेंशन, तो 2 जो ये 2 होंगे वो होंगे 1 डायमेंशन, तो 2 इसका आंसर आएगा। और अगर तुमसे 2 डायमेंशन पूछ ले तो तुम्हारा एक आंसर 1 बोलना था तुम्हें, ठीक है ना। ऐसे करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, तुम्हें C2V की कैरेक्टर टेबल दे रखी है, कैरेक्टर टेबल दे रखी है C2V की, ठीक है ना। तुम्हें बताना क्या क्या है इसमें, ध्यान देना। C2V कैरेक्टर टेबल दे रखी है और तुमसे पूछ क्या रहा है, तुमसे ये पूछ रहा है 13 क्वेश्चन कि भाई रिड्यूसिबल रिबन कॉरस्पॉन्ड टू द 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ ये बता देना है, ऑप्शन देख के इसका आंसर निकालो। देखो ई के अंदर तुम जब निकालते हो कैरेक्टर कितना आता है 3, C2 के अंदर निकालोगे तो कैरेक्टर क्या आता है -1, सिग्मा के अंदर क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पे देखो 2 सिग्मा है, तो सिग्मा XZ और सिग्मा YZ के अंदर इज इक्वल टू 1, तो कितना होगा 3 - 1 1 1, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे ही इसमें ध्यान दो, इस क्वेश्चन पे ध्यान 14th पे ध्यान दो, क्या पूछा तुमसे, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड ऑफ वाटर इज शोन बिलो, द मोलिकुलर प्लेन इज YZ। देखो मोलिकुलर प्लेन YZ दे रखा है एंड द सिमेट्री एक्सिस ऑफ वाटर इज Z। सिमेट्री एक्सिस क्या दे रखी है, Z दे रखी है, ठीक है ना। अब देखो तुमसे क्या कहे, सिमेट्री एक्सिस Z और YZ दे रखा है तुम्हें मोलिकुलर प्लेन, ठीक है ना। अब तुमसे क्या पूछ लिया, स्ट्रेच एसिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग पूछी है, तो देखो Z तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, मतलब ये एक तो ऐसे कैसे रहेगा Z वाला, ठीक है, मतलब क्योंकि एसिमेट्रिक और क्योंकि Z दोनों में कॉमन है देखो, ठीक है, और Y वाला क्या होगा स्ट्रेच होगा, मतलब कि उसकी बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी ना, ठीक है। तो Z वाला तुम्हारा Y वाला इंक्रीज हो रहा है, तो तुम्हें देखो YZ वाला ही आंसर आएगा इसका, तो तुम्हारा B2 हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका B2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिफ्टीन देखो, अब क्या दे रखा है, COCl4 2- इज ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, विद वाटर जनरेट 2 आइसोमेरिक लाइट पिंक कलर्ड कॉम्प्लेक्स। मतलब 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, उनके अंदर पूछा है तुमने से पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, एक तो इसके अंदर एक इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर तो देखने पता चल रहा है तुम्हारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी, टेट्राहेड्रल है, और सब काट तो ये 2 ऑप्शन में से कुछ हो सकता है। अब देखो इसके अंदर पूछा है जॉन टेलर प्रेजेंट होने की वजह से एक तो D4H एंड C2V मिलेगा तुम्हें इसमें, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्या, B, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो ClF3 के अंदर पॉइंट ग्रुप क्या होता है C2V एंड इस नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो सबसे पहले पॉइंट ग्रुप C2V, ठीक है, और इसके अंदर इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना है, तो C2V के अंदर तुम्हें पता है कौन कौन से होते हैं, A1 प्लस A2 प्लस B1 और प्लस B2, ये 4 होते हैं तुम्हारे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पॉइंट ग्रुप ऑफ द, इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप बताना है, अच्छा, ठीक है, इसका, और ये क्या है प्लेनर है, ठीक है ना, तो प्लेनर है तो तुम्हें सीधी सी बात है इसके अंदर C2 तो एब्सेंट है, C2 एब्सेंट है, लेकिन C3 प्रेजेंट है, तो अपन C3H हो जाएगा पॉइंट ग्रुप इसका, प्लेनर ऊपर से तो मतलब प्लेन तो प्रेजेंट होगा, सिग्मा S तो प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो 4 C2 प्रेजेंट है, परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस बिलोंग टू द सेम क्लास इन द ग्रुप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 C2 परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखो ध्यान से, इसका मतलब तुम्हारा कैसा कुछ ऐसा ग्रुप होगा XCF4 जैसा, ठीक है ना, इसीलिए तो उसमें 4 C2 प्रेजेंट होंगे
और ऊपर से एक परपेंडिकुलर प्लेन प्रेजेंट होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब एक तो C4 प्रेजेंट होगा प्लस 4C2 प्रेजेंट होगा, और इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा D4H। ठीक है, हाँ तो इस पे पॉइंट ग्रुप हो, इसका पॉइंट ग्रुप पूछा है तुमसे। ठीक है, अब इसमें पॉइंट ग्रुप C2V होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखने की कोशिश करो, जैसे वाटर की तरह दिखेगा ये। ठीक है ना, वाटर, इसको ऐसे मान लो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच है, तो C2 पॉइंट ग्रुप हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। C2 एक्सिस इन CCl4। अब देखो ये टेट्राहेड्रल है, CCl4 क्या होता है, टेट्राहेड्रल। और मैंने अभी सिखाया तुम्हें क्या, इसकी सिमेट्री ऑब्जर्वेशन कितनी थी, क्या बताया था मैंने, 8C3 प्लस 3C2 कितनी है, 3C2 प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर आंसर क्या हो गया, CCl4 में C2 कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, वो पूरी याद रखना अच्छे से। IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल देखो पेंटागन बनाएगा तो मतलब C5 प्रेजेंट होगी उसके अंदर। ठीक है, तो D5H इसका पॉइंट ग्रुप हो गया। ठीक है, प्लेनर होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ठीक है ना, नेक्स्ट पे चल रहे हैं अपन अब 22। ध्यान देना 22 पे, ये 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। D8 कॉम्प्लेक्स दे रखा है तुम्हें, उसकी कैरेक्टर टेबल दे रखी है, पॉइंट ग्रुप D8 पॉइंट ग्रुप की कैरेक्टर टेबल दे रखी है। तुमसे पूछा गया है इन सब का इक्वल कितना होगा। आप देखो ये सोल्व होगा ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से, GOT से। ठीक है, तो देखो जब अगर तुम्हारे पास A² प्लस B² प्लस C² प्लस D² प्लस E² प्लस F² प्लस G² इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, इक्वल टू H ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। और इसका ऑर्डर क्या होगा, H निकाल, D8 का ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है अपना, 2n यूज करते हैं अपन। तो 8 इंटू 2 तो H की वैल्यू 16, तो कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू 16 के इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है ना, यही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या है 1 1 1 1, मतलब ये तो क्या होंगी 1 1 1 1, इन सब की ए की वैल्यू 1 1 होगी। यहाँ पे ये है तो 2 होगी, ये 2 होगी, ये 2 होगी। ठीक है, ये इनकी वैल्यू होगी। अगर तुम इनको ऐसे भी अगर स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेते तो कैसे करते, तब ऐसे करते। ठीक है, इज इक्वल टू ये कितने आएगा, 16 के इक्वल टू आएगा। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करोगे तब। ठीक है, ठीक है ना। और देखो तुमसे पूछा क्या है, ABCD इनकी वैल्यू पूछी है। देखो इनकी वैल्यू तो क्या हो गई, ये अभी मैंने बता दी 1 1 1 1 2 2 2, ये इनकी वैल्यू हो गई। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। और क्या बच गया अपने पास, इरेज कर रहा हूं इसको। ABCDEFG तक तो अपन को पता चल गई वैल्यू। ठीक है ना, कैसे देखनी है अपन को, ये देखो मैंने कैसे निकाली, जो A है ना, क्या बोला मैंने, A किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 डायमेंशन को, E किसको रिप्रेजेंट करता है 2 डायमेंशन को, और T किसको रिप्रेजेंट करता है 3 डायमेंशन को। तो यहाँ पे तुम्हारे A थे इसलिए 1, और B भी रिप्रेजेंट करता है किसको, 1 डायमेंशन को। B जब होता है जब मोलिकुलर प्लेन या जो हायर ऑर्डर एक्सिस हो तो -1 हो, A 1 हो। इसको चेक करके देखो, ये -1 है ना, तो इसलिए B कर रहे हैं। ठीक है, 1 होती है तब A। ठीक है, ये चीज होती है। नेक्स्ट पे चल रहे अपन। अब देखो और क्या पूछा है तुमसे, यहां तक की वैल्यू कैलकुलेट होगी G तक की, इन चारों की और पता करनी है, H की I की। ठीक है, अब देखो तुम्हें ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम पढ़ी होगी, मतलब अपन A1 इंटू A2 करें ना, तो किसकी इक्वल टू होनी चाहिए, 0 की इक्वल टू होनी चाहिए। ये होती है ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो देखो अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इनको इंटू करना है। अब देखो ये क्या करना है, 1 इंटू 1 प्लस, देखो ये 2 यहाँ पे कोफिशिएंट नोट करना है, 2 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, प्लस, अब देखो ये यहाँ पे h आ गया, तो मतलब 4 इंटू 1 इंटू एच प्लस 4 इंटू 1 इंटू जे। ठीक है,
जब तुम इसे सोल्व करोगे ये किसके इक्वल टू आना चाहिए, 0 के इक्वल टू आना चाहिए। बस इसको देख लो, 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 4h + 4i, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखो इनको कैलकुलेट करके लिखोगे तो कितना आ गया, 2 + 2 6, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, ठीक है, 8 + 4h + 4i इज इक्वल टू 0। ध्यान दो h और i की क्या वैल्यू रखें कि ये कितनी आ जाए, 0 के इक्वल टू आ जाए, ठीक है ना। तो अपन क्या लेंगे, -1 लेंगे, दोनों की वैल्यू, दोनों की -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 4 कितने हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। तो मतलब i और h की वैल्यू अपन क्या लेंगे, -1 लेंगे, ठीक है। तो पता चल गई i और h की वैल्यू भी, i और h की वैल्यू भी पता लगी, क्या होंगी, -1 और ये भी -1, ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम से, ठीक है। ऐसे देखो ये हो गया। नेक्स्ट भी अपन ऐसे ही कर लेंगे, कैसे करेंगे देखो, ध्यान देना अच्छे से। जब इन दोनों को इंटू करोगे, a1 इंटू b1 करोगे तो तुम्हारे पास ये 0 की इक्वल आएगी। तो जब कैलकुलेट करोगे तो j की वैल्यू -1 आएगी, ठीक, करके देख लेना इसको। और k को कैसे करोगे, k को निकालने के लिए तुम कर लेना a1 इंटू k, ठीक है, इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू जो तुम्हारी आएगी वो आएगी तुम्हारी 2, ठीक है ना, 2 आ जाएगी वो तुम्हारी, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, जब इनको ऐड करोगे तो तुम्हारे पास कितना, 2 4 6 8 10 10, ये कितनी है, माइनस माइनस तो -3 + 2 कितने हो गए तुम्हारे, 12 - 3 9। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 9, ठीक है ना, 9 इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो इस तरीके से सोल्व करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय। You like my video, didn't you? Click on subscribe button for more videos.